नमस्कार, मैं रामानुज प्रताप सिंह धुर्वे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाला साहब देशपांडे महाविद्यालय कुनकुरी, जिला जसपुर। आपका के समक्ष आज सल्तनत काल में शिक्षा व साहित्य विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल के बारे में हमें तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहती है, लेकिन सल्तनत काल के बारे में हम उतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं या फिर हमारी जानकारी का अभाव रहता है। हम बात करें पहले अगर शिक्षा व साहित्य की, तो शिक्षा एक मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग हमेशा से रहा है और सल्तनत काल में भी शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। अगर हम सल्तनत कालीन शिक्षा की बात करें तो सल्तनत काल में दो प्रकार की संस्थाएं का हमें प्रमाण मिलते हैं। एक होता था मकतब और दूसरा था मदरसा। जो मकतब थे वो प्राथमिक पाठशालाएं थी। यहाँ अरबी और फारसी आदि भाषाओं में शिक्षा दी जाती, अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी और अधिकतर यहाँ कुरान को कंठस्थ कराया जाता था। इसी प्रकार हम बात करें मदरसा की, तो मदरसा नगरों में होते थे। जौनपुर, लाहौर, दिल्ली और सल्तनत काल के जितने बड़े बड़े नगर थे उन नगरों में हमें मदरसा स्थापित किया जाते थे। इसी प्रकार हम बात करें साहित्य की, तो यद्यपि सल्तनत काल अशांति और संघर्ष का युग था, फिर भी इस काल में साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक विद्वान, कवियों, साहित्यकार, दार्शनिक, इतिहास लेखकों, विधिवेत्ताओं आदि को जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे, उनके जो राजकुमारों ने उनको आश्रय दिया और इन्होंने अपने साहित्य की रचना की। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य, विशेष रूप से भक्ति साहित्य की रचना हुई। साथ ही साथ संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, बांग्ला भाषा, तेलुगु भाषा का भी पर्याप्त विकास देखने को मिलता है। अगर हम सल्तनत कालीन साहित्य को अगर विभाजन करें तो हम इसे मोटे मोटे दो चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो है फारसी साहित्य, फिर अनुवादित ग्रंथ जिनका भारतीय भाषाओं से फारसी में अनुवाद हुआ, संस्कृत भाषा के ग्रंथ, हिंदी भाषा के ग्रंथ और अन्य भाषाओं के। अगर हम बात करें फारसी साहित्यों की, तो फारसी साहित्यों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो फारसी इतिहास लेखन और फारसी साहित्य। हम इतिहास लेखन, अगर हम फारसी इतिहास लेखन की बात करें तो फारसी इतिहास लेखन इस समय के महत्वपूर्ण हमको साहित्य मिलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें हमें इतिहास लेखन की उतनी परंपरा नहीं दिखती जितनी हमें मध्यकाल में दिखती है। तो मुस्लिम जो धार्मिक साहित्य है जो इतिहास लेखन का, वो बिल्कुल रूढ़िवादी रहेगा। भारतीय जो मुसलमान रहेंगे उनकी रुचि धार्मिक टीकों पे रहेगी, लेकिन फिर भी इस काल में महत्वपूर्ण जो साहित्य है वो इतिहास के रूप में लिखेगा। ठीक, और इसकी जो शुरुआत होती है वो अल-बरूनी करता है। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आता है और अपनी किताब किताबुल हिंद लिखता है और इसमें हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी, उसने भी विद्वानों को संरक्षण दिया था। उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि ताजुद्दीन हसन, रुकनुद्दीन हमजा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद राशिद आदि उल्लेखनीय थे। कुतुबुद्दीन जो सल्तनत काल का संस्थापक था भारत में, उसने भी विद्वानों को आश्रय दिया, उसे लाख बख्श कहा जाता था। इसी के बाद इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आएगा, उसने भी विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। उसके इल्तुतमिश के दरबार में ख्वाजा अबू नासिर, समरकंद के अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी, ताजुद्दीन दाबिर आदि प्रसिद्ध थे। इस काल में जो सबसे प्रमुख जो फारसी इतिहास लेखन की रचना मानी जाती है वो है हसन निजामी की ताजुल मासिर। ये बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मिनहाज सिराज की तबकात ए नासिरी भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। इसी काल में अन्य विद्वान की बात करें तो फखरुद्दीन नुनाकी, जिन उपनाम आदिम से जो रचनाएं लिखते थे, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार बलबन के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, उनके दरबार में अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी ने भी उच्च कोटि के फारसी साहित्य का सृजन किया। इस काल के अगर हम इतिहास लेखन की बात करें, फारसी इतिहास लेखन की, तो जियाउद्दीन बर्नी ने ताजुल मासिर के लेखक ख्वाजा हसन निजामी, जवामिक उल हिकायात के लेखक सदरुद्दीन ऊफी, तबकात नासिर के लेखक मिनहाज
ए सिराज, फतहनामा के लेखक ताजुद्दीन इराकी के पुत्र कमरुद्दीन इराकी आदि को सच्चा इतिहासकार कहा है। लेकिन इस काल के अगर हम आगे बढ़ें फारसी इतिहास लेखन में, तो हमें अमीर खुसरो का भी नाम इसमें जोड़ना पड़ेगा। अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए। उनका जन्म पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने अनेक सुल्तानों, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और उन्होंने कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक आदि के दरबारों में अपनी सेवाएं दी, और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। उन्होंने अपनी किताबों में हिंदी शब्दों का, मुहावरों का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। कई विद्वान उन्हें हिंदी का जन्मदाता भी कहते हैं। तो उनकी कई किताब जैसे मतला उल अनवर, सीरी व फरहाद, किराना उस सदैन, मिफ्ता उल फुतूह, हस्त बिहिस्त, देवल रानी खिज खां, नूह सिपिहर, तारीख दहली, खजाइन उल फुतूह, अफजल उल फरायाद और तुगलक नामा प्रमुख है। इसी प्रकार अगर ख्वाजा नसीरुद्दीन हसन खुसरो, मतलब ख्वाजा नसीरुद्दीन हसन जो खुसरो, अमीर खुसरो के समकालीन थे, मीर हसन देहलवी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसी प्रकार बदरुद्दीन मोहम्मद चाच, जिसे बद्र चाच भी कहा जाता था, ये भी मोहम्मद तुगलक के दरबार में थे। उन्होंने अपनी चचनामा नामक पुस्तकें लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी इस काल के प्रमुख इतिहासकार रहेंगे। वो विभिन्न मुगल मोहम्मद तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक रहे थे। उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदरी। जियाउद्दीन बर्नी अपने हिंदू पूर्वाग्रहों के कारण प्रसिद्ध हैं। वो हिंदुओं के प्रति घृणा रखते थे, वो हिंदुओं से उनको नफरत थी, लेकिन फिर भी जो बर्नी का जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार समझ सिराज अफीक भी एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान रहेंगे, जो फिरोज तुगलक के काल में रहेंगे। तारीख फिरोज शाही की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने अपनी रचना में फिरोज तुगलक के दोषों का भी वर्णन किया है, इसलिए पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम अन्य फारसी इतिहास लेखन की बात करें तो ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, इनकी रचना फुतूह उस सलातीन भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो इसामी है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक बहमन शाह के दरबार में थे। इसी प्रकार याहया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लोधी सुल्तानों का इतिहास जानने के लिए वकामात ए मुस्ताकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना शेख रिजुकुल्ला मुस्ताकी ने की थी। सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में कहा गया है कि वह विद्वानों से विशेष प्रेम करता था और उन्हें समय समय पर उपहार देता था, और उसने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी है। सिकंदर लोधी भी एक स्वयं अच्छा कवि था। वो गुल रुख के नाम से कविताओं के रचना करता था। लोधी काल की बात करें तो शेख जमालुद्दीन कम्बो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और इतिहास लेखन में ये फारसी इतिहास लेखन में इन साहित्यकारों और उनकी किताबों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम फारसी साहित्य की बात करें तो फारसी साहित्य की रचना भी इस काल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें नूरुद्दीन मोहम्मद उफी की लुबाबुल अलवाब और जवामी उल हिकायात 2 प्रसिद्ध किताब हैं, जिनमें अनेक कहानियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हम अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो इसमें बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। इनमें जो साहित्यिक रचनाएं बोल सकते हैं, सीरी फरहाद है, लैला मजनू, हस्त बिहिस्त, ये साहित्यिक रचनाएं में शामिल हैं। मीर हसन देहलवी एक प्रमुख फारसी साहित्यकार आएंगे जो गजल लिखते थे। उनकी गजलें काफ़ी उच्च कोटि की हैं। बद्र चाच का दीवान और शाहनामा भी फारसी साहित्य, इस काल के जो फारसी साहित्यों में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस काल के जीवन चरित्रों में जमालुद्दीन कम्बो का सियारुल आरिफीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन समय में जो प्रमुख सूफी संत हुए उनकी आत्मकथा, उनका जीवन चरित्र का मतलब उनकी जीवनी लिखी गई है, उनका वर्णन किया गया है। अगर हम फारसी साहित्यों की बात करें तो फारसी साहित्य के जो महत्वपूर्ण जो हमें उनके मतलब फारसी साहित्य का जो विकास हमें देखने को मिलता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि फारसी समय दिल्ली जो सुल्तानों की राजभाषा हुआ करती थी, इसलिए फारसी साहित्य का एक हमें बहुत अच्छा विकास देखने को मिलता है। लेकिन साथ साथ इस समय अन्य
भाषाओं का भी हमें विकास देखने को मिलेगा। फारसी साहित्यों के विकास के लिए उन्होंने दिल्ली सुल्तानों ने क्या किया, जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फिरोज शाह तुगलक और सुल्तान सिकंदर लोधी दो प्रमुख सुल्तान थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। बंगाल के सुल्तान ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इस काल के अगर प्रमुख अनुवादित ग्रंथों की बात करें हम, तो फिरोज तुगलक के काल में अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने एक संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया था, जिनका नाम रखा था उन्होंने दलायाले फिरोज शाही। इसी प्रकार थानेश्वर के अब्दुल अजीज ने एक संस्कृत ग्रंथ का संगीत ग्रंथ है, उनका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। इसी प्रकार बहमनी सुल्तान अहमद शाह प्रथम के काल में अहमद अब्दुल बिन सूफी ने संस्कृत ग्रंथ सालिहोत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मियां मुंह ने संस्कृत के एक औषधि शास्त्र के ग्रंथ, आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम तिब्ब-ए-सिकंदरी रखा। फारसी भाषा के इतर इस काल में संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं का भी हमें विकास देखने को मिलता है। उस काल में भी हमें साहित्य की रचना देखने को मिलती है। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो प्राचीन काल की तुलना में संस्कृत साहित्य के लेखन में हमें गिरावट तो नजर आती है, किंतु विजयनगर, वारंगल और गुजरात के हिंदू शासकों के काल में यहाँ संस्कृत भाषाओं का में साहित्य की रचना मतलब हो रही थी। दक्षिण भारत की बात करें तो इस समय दक्षिण भारत में माधव ने वेदों पे टीका लिखी थी, सायन ने दर्शन ग्रंथों की रचना की थी। अगर हम पूर्व में जाएं तो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजकवि जयदेव ने इस समय गीत गोविंद की रचना की थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कश्मीर में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। राजतरंगिणी भारत का प्रमुख और पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इस काल में मतलब सल्तनत काल में ही कल्हण के बाद जोनराज ने द्वितीय राजतरंगिणी और उसके शिष्य श्रीवर ने तृतीय राजतरंगिणी की रचना की। सल्तनत काल में ही दो प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और जीमूतवाहन ने दया भाग की रचना की। मिताक्षरा और दया भाग बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है सल्तनत कालीन। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, हिंदी जो ग्रंथ लिखे गए इस समय, हिंदी की जो प्रारंभिक रचनाएं हमें इस काल में मिलती है उसे डिंगल और पिंगल कहा जाता है। इस प्रकार की रचना पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, अलाउद्दीन रासो आदि जो ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलती है। अमीर खुसरो ने जिस हिंदी साहित्य की रचना की उसे इतिहासकारों ने खड़ी बोली कहा है। खुसरो ने इस समय फारसी हिंदी शब्दकोश की रचना की और हिंदी भाषा के विकास में सल्तनत काल में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो थे भक्ति आंदोलन के संतों ने। भक्ति आंदोलन के संत कबीर, नानक, दादू, मलकुदास आदि ने अपने जो भजन है वो स्थानीय जन भाषा का प्रयोग करके दिए। कबीर ने लगभग 2000 पदों का निर्माण करके हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोरखनाथ, नामदेव आदि की रचनाओं में भी हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं का विकास हमको देखने को मिलता है। इस काल के जो सूफी संतों थे वो भी जनता से जुड़े रहते थे, तो वो भी जनमानस की भाषा में ही अपने ग्रंथों की रचना की। तो हिंदी भाषा के विकास में सूफी साहित्यों का भी एक सराहनीय योगदान है। इस काल के अगर प्रमुख हिंदी ग्रंथों की बात करें तो मुल्ला दाऊद की चंद्रवत, कुतुबन की मृगवंती, मंझन की मधुमालती प्रमुख है और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तो अवधी भाषा का अद्वितीय ग्रंथ है और इस काल के महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथों में स्थान रखता है। अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के राज के बाद एक सल्तनत काल का पतन होना प्रारंभ हो जाता है और कई छोटे छोटे जो राजा हैं स्थानीय वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो जब वो अपने अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो क्षेत्रीय भाषाओं हैं उसका भी उन्होंने विकास किया। इस काल में हमें अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की जानकारी हमको मिलती है। जैसे हम बात करें तो जैसे नरसिंह मेहता ने इस समय गुजराती में पदों की रचना की, मराठी में नामदेव ने मराठी भजनों की रचना की और मराठी में साहित्यों की रचना की, बांग्ला भाषा में विद्यापति और चंडीदास ने रचना की। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विकास बांग्ला भाषा का हुआ। विद्यापति और चंडीदास ने रचनाओं की रचना की। कीर्तिदास ने संस्कृत रामायण का अनुवाद बांग्ला भाषा में किया, तो मलधर बसु ने गीता का अनुवाद बांग्ला भाषा में करते हैं।
और चैतन्य ने बांग्ला भाषा में अनेक पदों की रचना की। तो जो बांग्ला भाषा के विकास में ये जो सल्तनत काल है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार विजयनगर राज्य में तेलुगु साहित्य का हमें विकास देखने को मिलता है। तो मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भले राजनीतिक दृष्टि से जो सल्तनत काल है वो अशांति का काल था, लेकिन अगर हम बात करें साहित्य की, तो साहित्य के हिसाब से ये काल बहुत अच्छा रहा भारतीय इतिहास के हिसाब से। इस काल में हमें भारतीय इतिहास लेखन की एक नवीन परंपरा देखने को मिलती है, फारसी इतिहास लेखन की परंपरा। ये जो इतिहास लेखन है वो राजाओं के दरबारों में रह के किया जाता था, इसलिए राजराश्रय मिलने के कारण इनके इतिहास लेखन में वैसी तटस्थता देखने को नहीं मिलती। फिर भी ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और साथ ही साथ इस काल में हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी और आदि जो भाषाओं का विकास होता है, ये भी साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।